चलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझते हैं। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है इसको हम लोग न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड भी बोलते हैं और इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस मॉडल में क्या किया कि रदरफोर्ड ने एक गोल्ड का फॉइल लिया 0.01 नैनोमीटर का। उसके बाद उन्होंने एक ये लिया, एक मेटल का रिंग लिया, एक मेटल का जो ब्लू ब्लू दिख रहा है मेटल का रिंग लिया और उस पे यहाँ जो ब्लैक हम किए हैं उस पे जिंक सल्फाइड का पेस्ट लिया। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फाइड जो पेस्ट है वो फ्लोरोसेंट नेचर का होता है। फ्लोरोसेंट नेचर मतलब कि ग्लो, यानी कि लाइट को, ग्लो को, चमक को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण उन्होंने जिंक सल्फाइड का पेस्ट लिया। तो उन्होंने देखा अल्फा पार्टिकल को लिया जिसका He+2 पॉजिटिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पास कराया इस गोल्ड फॉइल से, इस गोल्ड फॉइल बहुत पतला सा, यानी हम लोग का जो बाल है, हम लोग का जो हेयर है उसका भी आधा, उतने पतले गोल्ड फॉइल से इसको क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया। तो उन्होंने देखा कि 10,000 में से 20,000 से 10,000 जो अल्फा पार्टिकल है उनमें से मतलब 10,000 to 20,000 अल्फा पार्टिकल्स पास किए, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जो है 180 डिग्री, यानी जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस है, यानी 180 डिग्री रीबाउंड हो गया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कुछ एंगल बना के क्या किए, डेविएट कर गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है उस गोल्ड फॉइल से डायरेक्टली क्या हुए, पास कर गए। तो यहां से उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया। उन्होंने कंक्लूजन क्या क्या दिया बताते हैं। उन्होंने कंक्लूजन बोला ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि ये उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड सा मतलब एटम था। अब एटम के सामने क्योंकि गोल्ड फॉइल था तो यहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियस को रखा, ये न्यूक्लियस था, ये क्या था, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस था तो 180 डिग्री में कुछ अल्फा पार्टिकल जो बताए यहाँ पे 180 डिग्री में वापस आ गया, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, अपने पाथ से डेविएट कर गया, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डायरेक्टली क्रॉस कर गए। तो यहां से हम लोग को पता चला कि जो पहला चीज क्या पता चला कि सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किए, रदरफोर्ड। उन्होंने ये बताया कि जो सेंटर है न्यूक्लियस का वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेचर का है, यानी उसमें जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिव इन नेचर होता है और पॉजिटिव के बीच में रिपल्स है, इसीलिए जो एक अल्फा पार्टिकल है जो ठीक है, तो पॉजिटिव नेचर का होता है, पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो यहाँ बीच में पॉजिटिव नेचर है, ये अल्फा पार्टिकल भी गया पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी किस नेचर का, पॉजिटिव, यहाँ न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ, ये अपने पाथ पे रीबाउंड हो गया। यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल आया वो कुछ एंगल से डेविएट कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल था वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर था, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आया, यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये भी अपने पास से डेविएट कर गया। तो इससे उनको पता चल गया कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव नेचर का, और यहाँ पे जो, लेकिन डिफरेंट एरिया पे, यानी कि पॉजिटिविटी तो है न्यूक्लियस में लेकिन हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी नहीं है। जैसे यहाँ पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी सेम नहीं है, अगर सेम होता तो ये अल्फा पार्टिकल भी इसकी तरफ डेविएट कर जाता है, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आया इसकी तरफ डेविएट कर जाता, लेकिन नहीं, ये अपने पास से न्यूक्लियस के अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट किया, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिविटी कम है, पॉजिटिविटी यहाँ जो है वो कम है। तो वही चीज उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि डिफरेंट एरिया ऑफ न्यूक्लियस हैविंग लो पॉजिटिविटी सो रिपल्सिव इन डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल पे, क्योंकि लो पॉजिटिविटी है अलग अलग एरिया पे। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो मैक्सिमम स्पेस है एटम का वो वैकेंट है, जिसके कैसे उनको पता चला मैक्सिमम स्पेस वैकेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पेनिट्रेट, मतलब बहुत ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डायरेक्टली एटम से पास कर गए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो इससे उनको पता चला कि एटम का मोस्टली जो पार्ट है वो क्या है, खाली है।
तो हम लोग को क्या क्या चीज यहाँ पे पता चला। पहला कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, सेंट्रल पार्ट जो होता है एटम को उसको न्यूक्लियस कहता है, जो कि रदरफोर्ड ने ढूंढा। दूसरा चीज कि उन्होंने एक पॉजिटिव पार्टिकल्स को बताया, पॉजिटिव इन नेचर, यानी उसमें केवल क्या है, प्रोटॉन है। लेकिन उनको ये भी पता था क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव नेचर का है तो उसमें प्रोटॉन होगा, और साथ ही साथ उनको ये भी पता था कि एक चार्जलेस पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है, तो वो भी न्यूट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। उनको ये भी पता था कि न्यूट्रॉन्स यानी कोई चार्जलेस पार्टिकल होता है जो कि अंदर होता है न्यूक्लियस के। उसके बाद उन्होंने बताया कि एटम का जो टोटल मास होगा वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। एटम का जो भी मास होगा वो न्यूक्लियस में डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में ही एटम का टोटल मास कंटेन करके रखा रहता है, उसी में टोटल मास एटम का प्रेजेंट होता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे नेगेटिव नेचर वाले पार्टिकल्स वो अराउंड द एटम, अराउंड द न्यूक्लियस क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बात क्लियर नहीं की थी कि वो रिवॉल्व जो है किस तरह करेंगे, फ्रीली स्टेट में करेंगे, ऑर्बिटल रूप में, एलिप्टिकल रूप में, वो हम लोग आगे समझते हैं। तो ये एक उनका ड्रॉबैक था कि उन्होंने ये चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक तो बताया कि वैकेंट स्पेस होता है एटम का। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो न्यूक्लियस था और जो इलेक्ट्रॉन था उसके बीच में उन्होंने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताया। उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताया जिसका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने अपने जो एटॉमिक मॉडल था इसको क्या किया, सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। सोलर सिस्टम के अनुसार उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको प्लैनेट से कंपेयर किया, और न्यूक्लियस को क्या किया कि सन से कंपैरिजन किया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रदरफोर्ड ने प्लैनेट से कंपैरिजन किया, इसीलिए इनको हम लोग प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जिसको बाद में जाके नॉल KNOLL नाम के नॉल नाम के साइंटिस्ट ने बाद में जाके उसका नाम इलेक्ट्रॉन किया। लेकिन वो जो बताए कि रदरफोर्ड ने जो बोला कि हम लोग का एटॉमिक मॉडल है सोलर सिस्टम की तरह है, तो वो कंप्लीटली रॉन्ग हुआ। कैसे? पहला चीज कि जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, नेक डाई तो छोड़ दो, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो सन है उसको हम लोग नेक डाई से देख सकते हैं, पहला चीज। दूसरा बात कि प्लैनेट को उन्होंने इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन किया। प्लैनेट, इलेक्ट्रॉन को प्लैनेट से कंपैरिजन किया। प्लैनेट का मैसिव साइज होता है, एक तो बड़ा होता है और बहुत ज्यादा मास होता है उसका, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उनको कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। छोटा क्या मतलब, होता ही नहीं है, ऐसा निग्लेजिबल हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के, एटम के एक ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में क्या एक ऑर्बिट में 2-3 प्लैनेट होता है? नहीं, एक ही प्लैनेट होता है। तो यहाँ पे भी एक उनका गलत हुआ। चौथा बात कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा, जबकि सन और प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक और गलत हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि प्लैनेट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। प्लैनेट क्या होता है? न्यूट्रल। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? निगेटिव नेचर के। यहाँ पे उनका टोटली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बाद में गए मैक्सवेल साहब आए, वो कुछ कुछ बातें बताए इसमें। मैक्सवेल साहब क्या बोले बताते हैं। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, वो बताए जैसे दो एक ड्रॉबैक हमने बताया कि पहला रदरफोर्ड का, पहला उनका बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का बताया नहीं था कि किस स्टेट में, मतलब कैसे वो मूव करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। पहला चीज रदरफोर्ड ने बताया। दूसरा उन्होंने सोलर सिस्टम से कंपेयर किया अपने एटॉमिक मॉडल को। तो यहाँ पे मैक्सवेल आके बोलते हैं कि कोई भी चार्जेबल पार्टिकल है, कोई भी चार्जेबल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो छोड़ दो, कोई भी चार्जेबल यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया। कोई भी चार्जेबल पार्टिकल अगर फ्री स्टेट में मूव करेगा, जैसे अगर कोई भी चीज है वो बिना मतलब के ऐसे 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 इधर उधर ऐसे घूमता रहे, तो उसमें से एनर्जी लॉस होगा।
उसमें से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा और धीरे धीरे क्या होगा कि वो वीक होता जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी लॉस होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने वही बताया कि जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, उसके आसपास ऑर्बिट है। अब जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली ऐसे 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 मूव कर रहा है और धीरे धीरे इसका एनर्जी लॉस होगा। तो एनर्जी जैसे जैसे इसका लॉस होता जाएगा, ये न्यूक्लियस के क्या होता जाएगा, क्लोज आता जाएगा, पास आते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये जाके न्यूक्लियस में ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो चलता 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 जाएगा और जैसे जैसे उसका एनर्जी लॉस होगा वैसे वैसे वो जाके कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में चला जाएगा। न्यूक्लियस में चला जाएगा कि नहीं। तो यही उन्होंने बताया कि एक तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में गिरा तो न्यूक्लियस पॉजिटिव नेचर का, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव नेचर का, और दोनों रिएक्ट करेंगे, ब्लास्ट कर जाएगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा और टोटल रेडिएशन फैल जाएगा। इसी से ना हम लोग एटॉमिक जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं या जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर हथियार होते हैं या एटॉमिक हथियार होते हैं, वो सब इसी से न बनते हैं। उसमें क्या किया जाता है, न्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से रिएक्ट करा देते हैं, न्यूक्लियर धमाका होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन अंदर क्या पॉजिटिव नेचर का है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव नेचर का, दोनों रिएक्ट किए, ब्लास्ट हुआ, ये कोलैप्स कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या हम लोग के साथ होता है ऐसा, एक्चुअली नेचर में ऐसा फिनोमेना अगर नहीं होता है। बात समझ में। तो ये था टोटल तुम्हारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल।